हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जिस टॉपिक के बारे में हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, मुझे लगता है जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे किसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करना चाहते हैं वो है जुडिशियल पेंडेंसी एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स। इसका मतलब जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा न्यायिक सिस्टम है, उसमें किस किस तरह की दिक्कतें हैं, आज उसकी क्या हालत है, किस किस तरह की पेंडेंसी है, किस किस डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स पे, और क्या क्या इन सभी इश्यूज को रिजॉल्व करने के, एड्रेस करने के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। दोस्तों, तो पहला पार्ट आज के इस वीडियो का डेडिकेटेड होगा कि सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये टॉपिक आज न्यूज में क्यों है। फिर हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 5 या 7 बड़े इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमारी न्यायपालिका, हमारा जुडिशियल सिस्टम बेहद ही मुसीबतों से भरा हुआ है, पटा हुआ है। और जो थर्ड पार्ट होगा उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के, इनका समाधान करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जुडिशियल रिफॉर्म्स। सबसे पहले तो इस बारे में बात कर लें कि हाल ही में और आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के कॉन्टेक्स्ट में यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। कोरोना काल, कोविड-19 पैंडेमिक, इसका जो प्रभाव पड़ा है हमारे जुडिशियल सिस्टम पे, मार्च 2020 जब से लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ पिछले साल, लगभग 1.5 साल होने को है। और तब से लगातार जो हमारे कोर्ट्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारे हाई कोर्ट्स हो, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स हो, लोअर जुडिशरी हो, लगभग सभी कोर्ट्स अपनी फुल कैपेसिटी के साथ 1.5 साल से नहीं चल पा रहे हैं। जब से कोरोना के पैंडेमिक ने अटैक किया है इंडिया को, तब से सभी कोर्ट्स में सिर्फ जो बहुत ही अर्जेंट मामले हैं, सिर्फ उन्हीं की सुनवाई हो रही है। और इन मामलों की सुनवाई भी ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जा रही है। फिजिकल हियरिंग अभी भी बहुत ही लिमिटेड केसेस में, एक्सट्रीम रेयर केसेस में हाइब्रिड मॉडल के द्वारा की जा रही है। दोस्तों, जिसका नाम दिया गया है ड्यूअल एक्सेस हाइब्रिड सिस्टम, कि कुछ केसेस हम सुन लें वीडियो कॉन्फ्रेंसेस या ऑनलाइन मेथड से, कुछ केसेस हो सकता है फिजिकल हियरिंग के लिए सेलेक्ट किए जाएं, ताकि जो ये पेंडेंसी लगातार पहले से बनी हुई थी और कोरोना में कोर्ट्स बंद होने के बाद वो पेंडेंसी और ज्यादा बढ़ गई है, इसका धीरे धीरे कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो मोटी मोटी बात अगर मैं आपसे कहूं तो पिछले 1.5 साल में चाहे किसी भी लेवल के जुडिशियल कोर्ट्स हों, लगातार फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पूरी क्षमता से, पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो 1.5 साल का इंपैक्ट है, इसका फर्क क्या हुआ। दोस्तों, अगर आप देखें तो जो पेंडेंसी पहले से ही इंडियन जुडिशरी में बेहद ही ज्यादा थी, वो पिछले 1.5 साल से कोरोना काल में कोर्ट्स के पूरी तरह ना काम कर पाने के कारण या ना काम करने के कारण बढ़कर, अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडेंसी आज हो गई है 10.35%। हाई कोर्ट्स में और भी मामला बेहद गंभीर होता दिख रहा है। दोस्तों, हाई कोर्ट्स में यह पेंडेंसी बढ़कर हो गई है 20.5%। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स हैं, जिसमें लोगों को, मैं कहता हूं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करने पड़ता है, वहां पर यह पेंडेंसी बढ़कर हो गई है लगभग 18.2%। जो मार्च का लॉकडाउन था 2020, उससे पहले भी इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, इंडियन जुडिशरी में लगभग 3.68 करोड़ कोर्ट केसेस अलग अलग लेवल्स पे पेंडिंग थे। दोस्तों, लगभग 3.70 करोड़ कोर्ट केसेस लॉकडाउन से पहले से पेंडिंग थे, और लॉकडाउन में क्योंकि कोर्ट्स लगातार नहीं चल पा रहे हैं, अब वो कोर्ट केसेस बढ़कर उनकी संख्या कितनी हो गई होगी, एक वाइल्ड गैस आप लगाइए। अब उनकी संख्या हो गई है लगभग 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ कोर्ट केसेस, टू बी एग्जैक्ट 4.42 करोड़ कोर्ट केसेस आर पेंडिंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंडियन जुडिशरी।
जरा सोच के देखिए, 4.5-5 करोड़ कोर्ट केसेस पेंडिंग हैं। तो लोग जिनके मामले 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से बार बार कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, वकीलों को पैसा दे रहे हैं और उनके इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो आम जनता पे, आम परिवारों पे किस तरह की त्रासदी में जिसे कहूंगा। और जैसा कहा गया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर आपको समय रहते न्याय ना मिल सके, आपके कोर्ट केसेस का फैसला ना हो सके, तो ये उतना ही मैं कहूंगा इक्विवेलेंट है कि शायद आपको न्याय कभी मिला ही नहीं। अगर एक सिंपल से मामले में आपको 30 साल बाद अगर कोर्ट फैसला सुनाता है, तो हो सकता है 30 साल बाद वो आपके पक्ष में फैसला हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टाइम था 30 साल, आपकी जिंदगी तो खप गई सिर्फ उस कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते दोस्तों। और मुझे लगता है ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम में कोर्ट केसेस की पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है, और इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगता है कि क्या मेरे जीवन काल में कोर्ट अपना कभी फैसला सुना पाएगा। अगर कोर्ट ने फैसला सुना दिया, फिर आप उसकी अपील में जाएंगे, अपील की अपील में जाएंगे, रिवीजन में जाएंगे, तो मुझे लगता है एक पर्टिकुलर टिपिकल कोर्ट केस का हो सकता है 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद भी फाइनल सेटलमेंट ना हो पाए। तो वो पार्टीज जो कोर्ट केसेस के माध्यम से न्याय लेने की कोशिश करती हैं, न्याय प्राप्त करने की कोशिश करती हैं, जस्टिस प्राप्त करने की कोशिश करती हैं, अगर 50 साल तक हमारा जुडिशियल सिस्टम उनको अगर फैसले ना सुना पाए इफेक्टिवली, तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश के सामने एक बेहद ही चिंतनीय विषय है। इनफैक्ट बार बार ये डिस्कशन आता है, चीफ जस्टिस कई आए, कई गए, कई बार उन्होंने इस बात को उठाया कि हमें ऐसे कुछ कदम उठाने होंगे जिनसे ये लगभग 5 करोड़ कोर्ट केसेस पेंडिंग हैं, इनमें कमी आए, लोगों को समयबद्ध तरीके से टाइमली मैनर में जस्टिस मिल सके। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो कुछ कदम तो उठाए गए हैं कि इन कोर्ट केसेस का समय रहते निपटारा हो सके, इनका फैसला सुनाया जा सके, लेकिन ओवरऑल शायद पेंडेंसी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इनफैक्ट उन सभी स्टेप्स के बावजूद भी हम लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट केसेस इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। दोस्तों, कोविड ने क्या किया है? कोविड ने जो पहले से इतनी खराब स्थिति थी उसको और भी ज्यादा खराब कर दिया है, और इस वजह से मुझे लगता है ये डिस्कशन करना बहुत जरूरी है कि हम वो क्या इश्यूज हैं जिनकी वजह से पेंडेंसी लगातार बढ़ती रही है, क्या किया जा सकता है इस पेंडेंसी को कम करने का, नीचे लाने का। दोस्तों, तो इसी क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं कि आज कुछ आंकड़ों के माध्यम से क्या सिचुएशन है हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम या पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट केसेस की। जैसा मैंने कहा, मार्च 2020 से पहले लगभग 3.62 करोड़ कोर्ट केसेस पेंडिंग थे, अलग अलग लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स। पेंडेमिक के बाद क्योंकि कोर्ट केसेस प्रॉपर चल नहीं पा रहे हैं, ये 3.62 कोर्ट केसेस बढ़कर अब लगभग 4.42 करोड़ कोर्ट केसेस हो चुके हैं। ज्यादातर जो कोर्ट केसेस हैं वो लोअर जुडिशरी या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हमारे कोर्ट्स होते हैं, यहां पे पेंडेंसी सबसे ज्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई मामला हो जाता है सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट को अप्रोच करते हैं, उसके बाद अगर उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं, उससे सेटिस्फाइड नहीं तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं। कुछ केसेस हैं जिनमें आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, बट वो फ्रैक्शन बहुत छोटा सा है। दोस्तों, लगभग 87.54% ऑफ द टोटल पेंडेंसी, मतलब लगभग 88% टोटल पेंडेंसी इन 4.5 करोड़ कोर्ट केसेस की किस लेवल पे होगी? लोअर जुडिशरी या डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स। और 64% इन केसेस में से 1 साल से भी ज्यादा लंबित हैं, जिनकी आज तक कभी शायद सुनवाई भी ना हुई हो। अगर आप एवरेज डिस्पोजल टाइम देख लें कि एक एवरेज मुझे बताइए कि कितने दिन में एक कोर्ट केस जब जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो कितने दिन में वो फाइनली रिजॉल्व हो जाता है। तो अगर आप सिविल और क्रिमिनल केसेस का आप देख लें, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 2018 के डेटा के हिसाब से ये लगभग, अगर आप इसको कंपेयर करें काउंसिल ऑफ यूरोपियन मेंबर्स 2016 के मुकाबले,
तो हमारे कोर्ट्स यूरोप के मुकाबले लगभग 4.5 गुना टाइम बेसिकली लेते हैं सिविल केसेस को रिजॉल्व करने में, फैसला सुनाने में, और लगभग 6 गुना टाइम लेते हैं क्रिमिनल केसेस में अपना फैसला सुनाने में दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि अगर यूरोप में किसी सिविल केस में 5 साल लग रहे हैं तो इंडिया में वो लगभग 20 साल के बाद आपको फैसला उसमें मिल पाएगा। क्रिमिनल केस में अगर यूरोप में 5 साल लग रहे हैं तो इंडिया में लगभग 30 साल के बाद शायद आपको उसका फैसला मिल पाएगा। तो सोचिए, अगर आपके साथ कोई घटना हो जाए और आपको लगे कि अब 30 साल बाद मुझे न्याय मिलेगा, जिसमें आपका तो स्वयं का पूरा जीवन निकल ही जाएगा, और जो क्रिमिनल है, जिसने वो केस किया है, जिसने वो वारदात की है, वो पूरे जीवन लगभग बेल पे फिर शायद हो सकता है फ्री घूमता रहे दोस्तों। और उसके बाद फिर अपील होगी, अपील में अगले 5 साल 10 साल निकल सकते हैं, अपील की अपील होगी। और इस वजह से कहा जाता है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म्स की बेहद ही जरूरत है दोस्तों। टोटल डेज की अगर हम बात कर लें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक 2018 एंड 19 के हिसाब से इंडिया में जो टाइम लगता है एक एवरेज केस को फैसला सुनाने में, रिजॉल्व करने में, तो लगभग 1450 डेज, लगभग 1450 दिन। मुझे लगता है जो कि लगभग मोटे मोटे तौर पे 4 या 5 साल, एक बहुत रेगुलर सा केस भी 4-5 साल के बाद रिजॉल्व हो पाता है, उसका पहला फैसला आ पाता है। तो आप सोच सकते होंगे कि कितनी चिंताजनक हालत है इंडियन जुडिशरी की। अब हम देख लें कि ये सिचुएशन आखिर इंडिया में ऐसी बनी क्यों, क्या वो इश्यूज हैं जिनकी वजह से सिचुएशन लगातार डिटोरिएट होती जा रही है। तो जो सबसे पहला रीजन है वो ये है कि द गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट। इसका मतलब सरकार ही सबसे बड़ा कारण है सबसे ज्यादा केसों का। अगर आप कुछ नंबर्स देख लें तो ऐसा माना जाता है कि जो सरकार के ऑर्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स हो सकते हैं, पॉलिसीज हो सकती हैं, लेजिस्लेशन हो सकता है, वो शायद बहुत सोच समझ के ना बनाए जा रहे हों, और इस कारण जब वो सोच समझ के ना बनाए जा रहे हों, उनको इंप्लीमेंट करने का टाइम जब आ जाता है तो लोग हों, चाहे कंपनीज हों, चाहे इंस्टीट्यूशंस हों, वो उनको बेसिकली कोर्ट में ले जाते हैं उन फैसलों के खिलाफ, उन गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ, उन बेसिकली लॉस के खिलाफ। और मोटे मोटे नंबर पे इन लिटिगेशन की वजह से आज इंडिया में हमारी जीडीपी का लगभग 4.7% जो टोटल अमाउंट है वो कोर्टों के द्वारा दिए गए स्टेज और लिटिगेशन में फंसा हुआ है। तो अगर हमारी जुडिशरी फास्ट हो जाए, जल्दी फैसले सुनाने लग जाए, तो लगभग हमारी जीडीपी का 4.7% अमाउंट टैक्स का फ्री हो जाएगा, जिसको हमारा देश यूज कर सकता है डिफरेंट डेवलपमेंटल स्कीम्स में, चाहे वो हाउसिंग स्कीम हो, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे अर्बन प्लानिंग हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे मेट्रोज हो, चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो। तो एक बड़ा अमाउंट फ्री हो सकता है अगर हमारे जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए और गवर्नमेंट इस चीज का ध्यान रखे कि जो हम आदेश निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, लॉज बना रहे हैं, लेजिस्लेशन बना रहे हैं, वो काफी सोच समझ के बाद, डिबेट्स के बाद, लोगों से इनपुट लेने के बाद इतने रोबस्ट बनाए जाएं कि लिटिगेशन के चांसेस उसमें बहुत कम हो जाएं। और लगभग ये जो 4.7% है, इसको रफली आप नंबर्स में ट्रांसलेट कर लेंगे तो करीब करीब 5 लाख करोड़ का अमाउंट ऐसा है जो अलग अलग लिटिगेशन कोर्ट केसेस के भंवर जाल में फंसा हुआ है दोस्तों। तो पहला पॉइंट हो गया कि गवर्नमेंट के जो लॉज है, लेजिस्लेशन है, उनके कारण सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट है। दूसरा पॉइंट कि वैकेंसीज, मतलब जो पोजीशंस है हमारे जजेस की या डिफरेंट लेवल ऑफ जुडिशरी की, उनको टाइम रहते हुए नहीं भरा जाता है। आज भी ऑन एन एवरेज ऐसा एस्टिमेट है कि लगभग 30% पोजीशंस, सोचिए 30% पोजीशंस आज भी खाली हैं, वेकेंट हैं। अगर आप एवरेज वेटिंग पीरियड देख लें लोअर कोर्ट्स में, ट्रायल का मतलब कोर्ट की केसेस की सुनवाई, फिर पक्ष विपक्ष को नोटिस, उनको बुलाना, उनकी बात को सुनना, तो एवरेज टाइम जो ट्रायल का है लोअर कोर्ट्स में लगभग 10 ईयर्स, 10 साल। हाई कोर्ट्स में वही टाइम लगभग 2.5 ईयर्स, 2 to 5 ईयर्स मैं कहूंगा, 2 से 5 साल।
2020 की अगर हम बात देख लें तो पर मिलियन का मतलब है कि 10 लाख लोगों पे कितने जजेस हैं। तो पर मिलियन इंडिया में ऑन एन एवरेज 20.91 जजेस अपॉइंटेड हैं आज की तारीख में। अगर आप 2018 का नंबर देख लें तो 19.78, अगर आप 2014 का नंबर देख लें तो 17.48, अगर आप 2002 का नंबर देख लें तो 14.7। तो ये तो एक अच्छी बात है कि जो 14.7 था 2002 में, वो लगातार बढ़ते हुए आज की तारीख में 20.91 है। लेकिन अगर हम इसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो यूएस में ये नंबर कितना होगा? यूएस में ये नंबर है लगभग 107, मतलब हमसे करीब 5 से भी ज्यादा गुना जजेस वहां पर अवेलेबल हैं ताकि केसेस फटाफट सुने जाएं, उनका फटाफट से निस्तारण हो सके। कनाडा में ये नंबर है लगभग 75, मतलब हमसे लगभग 3 से 4 गुना। ऑस्ट्रेलिया में ये नंबर है लगभग 41, मतलब हमसे लगभग डबल से थोड़ा सा ज्यादा मैं कहूंगा। बजट एलोकेशन देख लें तो पहला पॉइंट हो गया हमारा कि सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट है। दूसरा हो गया कि 30% से ज्यादा वैकेंसीज हमारे यहां पे अभी भी बनी हुई हैं। तीसरा जो पॉइंट हो गया कि जो बजट इनको दिया जाता है हमारी जुडिशरी को, वो दुनिया के सबसे कम एलोकेशंस में से लगातार बना हुआ है। इंडिया अपने जीडीपी का लगभग 0.08 टू 0.09% ही एलोकेट करता है अपनी जुडिशरी को। और अगर आप दुनिया या ग्लोबल इसको पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो सिर्फ 4 कंट्रीज, जापान, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, ये सिर्फ 4 कंट्रीज हैं जो हमसे भी कम बजट एलोकेट करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो काफी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर वो इतना पैसा एलोकेट नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें क्या जरूरत है। लेकिन एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ये कंट्रीज में अगर आप पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट केसेस देखें तो हमसे 1/10 भी नहीं है। मतलब हमारे जो पेंडेंसी ऑफ कोर्ट केसेस है लगभग 4.5 करोड़, इन कंट्रीज में मुझे लगता है कि उसका 10%, 10% भी पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट केसेस नहीं है। जब पेंडेंसी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपको जजेस भी कम चाहिए होंगे, आपको बजट एलोकेशन भी कम चाहिए होगा दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट हो गया। जो चौथा पॉइंट है कि पुअर स्टेट ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी, जो लोअर जुडिशरी है उसकी वर्किंग कंडीशन हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब उनके लिए जो कोर्ट्स की कंडीशन हो, उनके लिए बैठने की, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनके लिए आईटी की, उनके लिए लाइब्रेरी की, इन सारी फैसिलिटी, किस तरह का माहौल है कोर्ट्स में, इन सब की फैसिलिटी, चाहे वकील हो, जजेस हो, इन सभी के लिए जो फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्किंग कंडीशन है, डिजिटल लिटरेसी है, डिजिटल एक्सपेक्टेंसी है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इस वजह से एक्सपेक्टेशन तो यह है कि धीरे धीरे हमारे कोर्ट्स ई कोर्ट्स की तरफ बढ़े, लेकिन सच्चाई यह है कि ना ही तो वकील डिजिटली शायद उस लेवल पे अभी लिटरेट है या नॉलेजेबल है, और मुझे लगता है कि हमारे जो लोअर जुडिशरी लेवल पे जो हमारे जजेस हैं, कहीं ना कहीं उनके लेवल पे भी इस डिजिटल डिवाइड को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है दोस्तों। तो यह हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4। तो अगर हम एक बार फिर से सम अप करें, पहला, सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट है, गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट। दूसरा पॉइंट याद करिए क्या था? दूसरा पॉइंट था कि सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट तो है ही है, साथ में वैकेंसीज भी हम टाइम के साथ लगातार फिल नहीं कर रहे हैं। तीसरा है कि हमारा जो बजटरी एलोकेशन है वो सिर्फ 0.08 से 0.09% ऑफ द जीडीपी है, जो कि काफी कम है हमारी पेंडेंसी को देखते हुए। चौथा कि पुअर स्टेट ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी, डिजिटल डिवाइड, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग हो, रहने की सुविधा हो, ऑफिसेज हो, इन सभी चीजों में एक बड़ा चैलेंज है। लोअर जुडिशरी पे कितने कोर्ट केसेस ऑफ पेंडेंसी है? लगभग 88%। सबसे ज्यादा अगर पेंडेंसी है तो सबऑर्डिनेट लोअर जुडिशरी पे है। सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट चाहिए मुझे लगता है तो लोअर और सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे चाहिए। अगर इसको हम रीइंफोर्स कर पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे, तो कोर्ट केसेस लोअर लेवल पर ही खत्म हो जाएंगे और उससे हमारा पूरा जुडिशियल प्रोसेस बहुत फास्ट ट्रैक पे आ जाएगा दोस्तों। अब हम कुछ सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखें 2018-19 का, तो उसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट सुझाए गए हैं। पहला
कि एक तो जजेस या जुडिशरी के वर्किंग डेज को बढ़ाया जाए। जुडिशरी में कई तरह की छुट्टियां हैं, समर हॉलीडेज, विंटर हॉलीडेज, और ये ब्रिटेन या ब्रिटिश टाइम से लगातार कॉलोनियल टाइम से जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं उसकी वजह से कई बार क्रिटिसिज्म भी होता है कि क्या ये जो कॉलोनियल सिस्टम्स चले आ रहे हैं लगातार, आज के परिप्रेक्ष्य में जब आपके यहां पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट केसेस 4.5-5 करोड़ है, तो क्या ये पुराने सिस्टम्स अभी भी चले आने चाहिए, या आपकी छुट्टियों को कम करके वर्किंग डेज को बढ़ाकर, ताकि आपका आउटपुट बढ़ सके, आप ज्यादा केसेस को रिजॉल्व कर सके, लोगों को राहत मिल सके, उस डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है दोस्तों। साथ में इंडियन कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल सर्विसेज, ये एस्टैब्लिश करना एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है, ताकि जजेस बेसिकली फोकस करें अपने जुडिशियल पार्ट पे, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हो, प्रशासनिक पार्ट हो, कोर्ट को कैसे मैनेज करना है, वो सारा देखें इंडियन कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल सर्विसेज, ताकि जजेस को टेंशन ना लेनी पड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स की तरफ। उसके अलावा नई टेक्नोलॉजी जैसे कि ई कोर्ट्स, मिशन मोड प्रोजेक्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जिसको NJDG भी बोलते हैं, ये सारी चीजों को बहुत एक्सपीडिशियसली जल्दी से रोल आउट करके लोअर जुडिशरी से लेकर हायर जुडिशरी तक इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। उसके अलावा केस एंड कोर्ट मैनेजमेंट, तो पहली चीज तो होगी टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को कैसे मैनेज किया जाए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो केसेस हमारे यहां फाइल होते हैं कोर्ट्स में, उसको किस तरीके से इफेक्टिवली मैनेज किया जाए। अगर आप एक पर्टिकुलर कोर्ट केस की लाइफ देख लें तो 30% उस केस की लाइफ खत्म हो जाती है सिर्फ समन या नोटिस भेजने में। मैं अपने खुद के कोर्ट में देखता हूं, जब SDM कोर्ट में मैं बैठता हूं तो मैं देखता हूं कि 2, 3, 4 साल से फाइलें पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक उनमें पहला नोटिस भी नहीं गया है सभी पार्टीज को, और उस वजह से आगे की हियरिंग नहीं हो पाती है, सुनवाई नहीं हो पाती है। तो 30%, मान लीजिए 10 साल उस कोर्ट केस में लग रहे हैं, तो 30% तो सिर्फ नोटिस ना जाने ना पहुंचने के कारण ही वेस्ट होते जा रहे हैं। इस पे हमें काम करना होगा। इसके अलावा नोटिस और समन्स जल्दी जल्दी से पहुंच सके, इसके लिए ई कमिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस, जिसको शॉर्ट में NSTEP भी कहा जाता है। इस मोबाइल ऐप के थ्रू ही आप नोटिस को भिजवाइए। इसके बजाय मैं अपने खुद के कोर्ट में देखता हूं कि सिर्फ 2 लोग हैं मेरे पास, और मेरे अंडर लगभग 550 से ज्यादा गांव हैं। तो वो 2 लोग पूरे दिन में चाहे कितना भी घूम लें, इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, गांव दूर दूर हैं, वो दिन भर भी अगर लगे रहे, रात और दिन और सुबह और शाम लगातार लगे रहे 24/7 365, तो भी वो नोटिस को सर्व नहीं कर पाएंगे। और एक पर्टिकुलर केस में कई बार कई तरह के नोटिस जाते हैं। तो क्यों ना नोटिस सर्विस को बेसिकली, जैसा ई कमिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिलीवर करना शुरू किया जाए। उसके बाद कंप्यूटराइजेशन एंड ऑटोमेशन, जैसा कि वर्चुअल कोर्ट्स दिल्ली में एक कोशिश की गई है कि सभी सिस्टम्स को, जो पुराना फाइल सिस्टम है, मैनुअल फाइलिंग है, मैनुअल ऑर्डर्स है, इनको धीरे धीरे खत्म कर, मैं कहता हूं धीरे धीरे जल्दी से खत्म करके इनको अब कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटेड मेथड पे ले आना चाहिए। और 13th फाइनेंस कमीशन ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि अभी जो हमारे जजेस हैं वो जुडिशियल पार्ट देखते हैं, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट भी देखते हैं। क्यों ना हमारे जजेस को एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट से दूर कर दिया जाए, ताकि वो अपना पूरा फोकस सिर्फ कोर्ट केसेस और कोर्ट केसेस को रिजॉल्व करने में लगाएं। और उसके लिए 13th फाइनेंस कमीशन ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि क्यों ना प्रोफेशनल कोर्ट मैनेजर्स को लाया जाए, उनकी प्रोफेशनल्स की हेल्प ली जाए कि जितना भी कोर्ट को मैनेज करने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट आप देखें, और जजेस हमारे सिर्फ जुडिशियल इश्यूज पे फोकस कर रहे हैं, ताकि जल्दी जल्दी सुनवाई करके फटाफट इनके फैसले सुनाए जा सकें। इसके अलावा ट्राइब्यूनल सेटअप किए जाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप किए जाएं, स्पेशल कोर्ट सेटअप किए जाएं, ताकि जो स्पेशल मामले हैं उनको जल्दी सुन सके, फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म में सुन सके, उनका फटाफट से डिस्पोजल आए, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़े हमारी जुडिशियल सिस्टम की तरफ। और एक और इंपॉर्टेंट, जिसे मैं कहूंगा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जैसे कि लोक अदालत, जैसे कि ग्राम न्यायालय, इनको भी इफेक्टिवली यूज किया जाए। सच्चाई यह है, मैं स्वयं देखता हूं कि हालांकि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अलग अलग शेप्स एंड फॉर्म्स में डिफरेंट गवर्नमेंट्स द्वारा इंप्लीमेंट किए गए हैं, लेकिन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, एक बड़ा क्वेश्चन आज भी उनकी इफेक्टिवनेस के ऊपर बना हुआ है।
कि उनमें जो मामले रिजॉल्व होते हैं क्या वाकई में वो रिजॉल्व हो पाते हैं, या सिर्फ दिखाने के लिए, आंकड़े लाने के लिए केसेस आते हैं जिनको डिस्पोज ऑफ दिखाया जाता है। तो जरूरत है कि ये जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है इनको और भी रोबस्ट किया जाए, ताकि उनमें जो इश्यूज आए, मामले आए, वो सच में रिजॉल्व हों और वो रेगुलर कोर्ट्स में ले जाने की फिर जरूरत ना पड़े। अगला एक सजेशन है कि आप जो जुडिशियल सर्विसेज हैं इनमें जो वैकेंसीज बनी हुई है 30% से ज्यादा, उनमें रेगुलर रिक्रूटमेंट्स आप करें। आप स्ट्रेंथ बढ़ाएं, मतलब ज्यादा जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाएं आप। अब जैसे हमने देखा इंडिया में ऑन एन एवरेज पर मिलियन कितने जजेस हैं हमारे पास? 20.91। यूएस में कितने हैं? 107। कनाडा में 75। तो क्यों ना हमारा एवरेज भी ऑन एन एवरेज 50, 55, 60 की रेंज में लाया जाए। मतलब हमारी जो जुडिशियल या जजेस की जो स्ट्रेंथ है उसको लगभग 2 से 2.5 गुना किया जाए, ताकि फटाफट से मामलों की सुनवाई हो सके दोस्तों। उसके अलावा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ताकि एक स्टैंडर्डाइज तरीके से रिक्रूटमेंट हो सके हमारी जुडिशियल सर्विसेज में। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, चाहे वो आईएएस हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, चाहे वो आईपीएस हो, इंडियन पुलिस सर्विस, चाहे इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, ताकि एक रेगुलर स्टैंडर्डाइज रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, ट्रेनिंग प्रोसेस हो, कैरियर प्रोग्रेशन प्रोसेस हो, और उसके थ्रू ही हमारे जजेस का इंटेक किया जाए, ट्रेन किया जाए, कैरियर को आगे बढ़ाया जाए, और स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में पूरे कंट्री में, पूरे देश में इस सिस्टम को एक रोबस्ट तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। वरना अभी होता यह है कि जो लोअर जुडिशरी है उसका इंटेक काफी हद तक स्टेट करता है, हाई कोर्ट्स में फिर कुछ लोअर जुडिशरी से प्रमोट होके जाते हैं, कुछ डायरेक्ट एंट्रेंस होते हैं, और यही सिचुएशन हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी है दोस्तों। तो क्यों ना इस पूरी प्रोसेस को ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्रिएट करके एड्रेस किया जाए, रोबस्ट किया जाए, इसको रिफॉर्म किया जाए। फिर जैसा मैंने कहा कि हम सिर्फ अपने जीडीपी का जुडिशरी पे 0.08 to 0.09% पैसा ही खर्च करते हैं। हमें लगता है, जैसा 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा, 15th फाइनेंस कमीशन एंड द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ऑफ 2020 ने कई सारे इशू बेसिकली रेज किए हैं, कई सारे मेथड्स भी सजेस्ट किए कि किस तरीके से पैसा हम अपनी जुडिशरी के लिए एलोकेट करके बढ़ा सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा 0.08 0.09% एलोकेशन से इंडिया दुनिया के 4 या 5 ऐसे देशों में है जो सबसे कम पैसा एलोकेट करते हैं अपनी जुडिशरी पे। उसके अलावा हाइबरनेटिंग अननेसेसरी पीआईएल्स, मतलब ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो 10 या 10 साल से ज्यादा से एकदम ठंडे बस्ते में पड़ी हो, जिनको कोई फॉलो अप नहीं कर रहा हो, इनको समरी हियरिंग मतलब फटाफट से सुन के इनको क्वैश करके इनको वीड आउट कर दिया जाए, उस कचरे को साफ किया जाए। क्योंकि 10 साल से जब उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, कोई पार्टी इंटरेस्ट नहीं ले रही है, तो उसे कोर्ट में बनाए रखने का मुझे लगता है कोई मीनिंग नहीं है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि जो हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज हैं, और एक बड़ा कंटेंशियस सा इशू है जिसमें हो सकता है आप अग्री करें, हो सकता है आप डिसएग्री करें, लेकिन मेरा काम है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कि आपको उस पॉइंट से भी मैं अवगत कराऊं। एक सेक्शन का यह भी मानना है कि जो जुडिशरी हमारी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं, चाहे वो कास्ट बेसिस हो, रिलीजन बेसिस हो, या फिर जेंडर बायसेस हो, इनको दूर करने से संबंधी। इसका मतलब हमारे ज्यादा विमेन जजेस होने चाहिए, या जजेस जो कि हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज कास्ट और क्लासेस से हैं, उनका भी इंडक्शन या उनका भी रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करने की जरूरत है दोस्तों। अगला जो पॉइंट जिसमें हम पहले टच कर चुके हैं कि मीडिएशन और रिकंसिलिएशन सबसे पहले अटेम्प्ट करना मैंडेटरी होना चाहिए, कि अगर 2 पार्टीज में लड़ाई हो गई, सबसे पहले कोर्ट में पहुंचने से पहले उनको मैंडेटरी तरीके से प्रोविजन होना चाहिए कि आप पहले जाके ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एडीआर, लोक अदालत, ग्राम न्यायालय में पहले प्रयास कर लें, कोशिश कर लें। अगर वहां आपका सेटलमेंट नहीं होता है, फैसला नहीं होता है, समझौता नहीं होता है, रेजोल्यूशन नहीं होता है, तो आप डेफिनेटली रेगुलर कोर्ट में आए। अगर हम बात कर लें हमारे आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री एस ए बोबडे, उनके अध्यक्षता में
3 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने हायर कोर्ट्स में वैकेंसीज क्योंकि लगातार बढ़ रही हैं, पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट केसेस लगभग कितना परसेंट हो गया है? लगभग 20% हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 11%, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में लगभग 19%। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट करें हाई कोर्ट्स में, क्योंकि कई बार ये एक बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट बना रहता है। कोलेजियम बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस का पैनल होता है जो कि बेसिकली लिस्ट भेजते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए कि इन जजेस को आप हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर के लिए भी, प्रमोशन के लिए भी, अपॉइंटमेंट्स के लिए भी। और बहुत बार होता है इस प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। कई बार देखने में आए कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक इसमें लग जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि उस प्रोसेस में टाइम ज्यादा लग रहा है, क्यों ना हम एड हॉक बेसिस पे जो हमारे रिटायर्ड जजेस हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, उनको इंडक्ट कर लें ताकि कम से कम वो हमारी मदद कर सकें इन हायर पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट केसेस को डिस्पोज ऑफ करने में। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें, संविधान की बात कर लें, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 224A ये पावर देता है गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, कि आप एड हॉक जजेस का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं ताकि उससे टेम्परेरीली एटलीस्ट आपको रिलीफ मिल जाए। और तब तक आप जो परमानेंट मेथड्स हैं कि बजट बढ़ाएं, ज्यादा रिक्रूटमेंट करें, इनके वर्किंग डेज बढ़ाएं, कंडीशंस बढ़ाएं, ई कोर्ट्स को बढ़ाएं, गवर्नमेंट एज ए लिटिगेंट उसको आप कैसे कम करें, इन सभी चीजों को आप एड्रेस कर सके दोस्तों। तो अगर मैं कहूं सम अप करना हो आज का डिस्कशन, तो आई थिंक ये बहुत क्रिटिकल क्रूशियल टाइम है कि पूरे देश को एक इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है थ्रू एक्सटेंसिव डिस्कशंस, डिबेट्स, कंसल्टेशन, कि आखिर रूट कॉज क्या है इस हाई पेंडेंसी का। 4.5 करोड़ कोर्ट केसेस। अगर मुझे भगवान ना करे किसी कोर्ट केस में फंसना पड़ जाए, तो लगता है कि अगले 20, 30, 40, 50 साल तक उसका शायद कोई रिजल्ट ना निकले। तो मुझे लगता है इतनी होपलेस सिचुएशन तो नहीं होनी चाहिए। जब रिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं, पुलिस में आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो जुडिशरी में भी रिफॉर्म्स जरूर आने चाहिए। वरना यह देखने को मिलता है कि बाकी चीजों को आप चाहे रिफॉर्म कर लें, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन को कर लें, पुलिस को कर लें, फाइनेंशियल सेक्टर को कर लें, पॉलिटिक्स को कर लें, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का, जुडिशरी, उसको आप एक्सटेंसिवली रिफॉर्म नहीं करेंगे तो बाकी रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं अपने आप में अधूरे से लगते हैं दोस्तों। और स्पीडी जस्टिस एक फंडामेंटल राइट तो है ही है, लेकिन इस देश में रूल ऑफ लॉ और गुड गवर्नेंस के लिए भी उतना ही जल्दी है। क्योंकि जब तक मुझे नहीं लगेगा कि अगर मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, पुलिस रिफॉर्म्स के थ्रू मुझे वहां पे न्याय मिलेगा, अगर वहां नहीं मिलता है तो मैं कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट में मुझे फेयर ट्रांसपेरेंट ट्रायल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन टाइमली मैनर में भी मिलेगा, तब तक बाकी सभी रिफॉर्म्स किसी ना किसी शेप और फॉर्म में, मैं कहूंगा, एक आधी अधूरी सी एक्सरसाइज लग सकती है। और जुडिशियल रिफॉर्म्स को अगर हम नहीं लागू करेंगे तो कई लोगों का यह भी मानना है कि कहीं इससे गरीब आदमी तो परेशान लगातार हो रहा है, लेकिन जो करप्ट हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो लॉ ब्रेकर्स हैं, इनको इससे एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है। क्योंकि इनको लगता है कि अगर मामला कोर्ट में भी चला गया, पुलिस में भी चला गया, तो ये अगले कई दशकों तक रिजॉल्व होगा ही नहीं। और अगर कोई फैसला आ भी गया तो उसकी अपील में चले जाएंगे, तो कोई क्राइम भी कर दे, उसकी सजा हो सकता है उसके जीते जी उसको कभी मिल ही ना पाए। तो दोस्तों, लगता है ये वक्त आ गया है कि हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स को बहुत सीरियसली लेना होगा, ताकि हमारे देश का माहौल और ज्यादा इंप्रूव हो सके, गवर्नेंस बेटर हो सके, जो इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनको भी लगे कि जब हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, अगर हमें कोई दिक्कत आती है तो उनका जुडिशियल सिस्टम इतना रोबस्ट है, मजबूत है, इतना एफिशिएंट है कि टाइम रहते उस इशू का बेसिकली रेजोल्यूशन देके हमारी समस्या से हमको निजात दिला पाएगा। तब उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कॉन्फिडेंस आएगा, तब आके वो इंडिया में फैक्ट्रीज लगाएंगे, अपना सर्विस सेक्टर को एक्सपेंड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर हम ये रिफॉर्म नहीं लाएंगे टाइम रहते हुए, तो आम जन तो परेशान होगा ही होगा, लेकिन हमारे इकोनॉमी, हमारे फाइनेंशियल सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल सिद्ध होगा दोस्तों।
तो मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर ऑन जुडिशियल रिफॉर्म्स आपको पसंद आया होगा दोस्तों। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।